ये बड़ी खबर आपको बताऊं, इजराइल को IRGC ने बड़ी धमकी दी है। हमारी 1000 मिसाइलें हमले के लिए तैयार है। हमला हुआ तो युद्ध का नया चरण शुरू होगा। ईरान पहले से ज्यादा बड़े हमले करेगा, ये कहा IRGC ने। IRGC के मेजर जनरल याह्या रहीम सफावी का बयान। तो इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर टूट चुका है। 30 जून और 1 जुलाई की रात इजराइल की ओर से ईरान पर हमले हुए। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स ने IRGC के ठिकाने पर ड्रोन अटैक किया। इस हमले में ईरान के कई बड़े अधिकारियों के मारे जाने की रिपोर्ट है। इसके बाद ईरान ने इजराइल पर पलटवार की तैयारी कर ली है। उधर इजराइल ने भी अमेरिका के सहयोग से लंबी जंग का बंदोबस्त कर लिया है। माना जा रहा है कि अगले 7 दिनों में ईरान और इजराइल के बीच जंग का दूसरा चरण शुरू हो सकता है। देखिए तेहरान में क्या हुआ है और अगले 7 दिन महासंग्राम का कारण कैसे बन सकते हैं। 24 जून को ईरान और इजराइल में बारूद बरसना बंद हुआ। लेकिन 30 जून को इस सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। ये तस्वीरें ईरान से आई हैं। बीती रात इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने तेहरान पर हमले किए हैं। दक्षिणी तेहरान में कई धमाके सुने गए हैं। लोरेस्तान में इजरायली ड्रोन का मलबा मिला है। ईरान इजराइल पर बड़े हमले शुरू कर सकता है। इजराइल ने भी बड़ी जंग की तैयारी कर ली है। बीती रात तेहरान में कई धमाके सुने गए। ईरान को अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करने पड़े। तेहरान में हुए धमाकों पर रिपोर्ट है कि इजराइल ने IRGC के बड़े कमांडरों की बैठक के दौरान हमला किया। इसका टारगेट मीटिंग में शामिल बड़े IRGC अधिकारी थे। इस हमले में IRGC के कई अधिकारी मारे गए हैं। इजराइल ने इसे सर्जिकल स्ट्राइक कहा है। तेहरान में हुए हमले के अलावा इजराइल ने लोरेस्तान में भी ड्रोन हमले किए हैं। ये इंटरसेप्ट किए गए ड्रोन का मलबा है। रिपोर्ट है कि हमले इजरायली जमीन से नहीं बल्कि ईरान के अंदर से ही किए गए हैं। तेहरान और लोरेस्तान में किए गए हमले मोसाद एजेंट्स का ऑपरेशन है। मोसाद के एजेंट ईरान के अंदर से ही ड्रोन हमले कर रहे हैं। ईरान की रिपोर्ट है कि इन हमलों में इलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनी स्टारलिंक भी शामिल है। ईरान में स्टारलिंक पर प्रतिबंध है। ईरान ने कहा है कि मोसाद को स्टारलिंक सैटेलाइट से इंटरनेट की सर्विस दी जा रही है। स्टारलिंक का इस्तेमाल करके मोसाद ईरान के अंदर सर्जिकल ऑपरेशन चला रहा है। और ईरान ने कहा कि IRGC ने 8 स्टारलिंक टर्मिनल जब्त किए। ये टर्मिनल हॉर्मुजगान के मोसाद ठिकाने से जब्त हुए। अनुमान है कि ईरान में 20,000 स्टारलिंक कोवर्ट टर्मिनल इस वक्त काम कर रहे हैं। ईरानी रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमले से कई महीने पहले ये एक्टिवेट हो चुके थे। इन टर्मिनल के जरिए इजरायल को ईरान की अहम जानकारियां भेजी गई। ईरान ने कहा है कि एलॉन मस्क ने स्टारलिंक की अवैध सेवा इजरायली सेना और मोसाद को दी है। स्टारलिंक के स्टेल्थ हार्डवेयर फ्लेक्सिबल बीम से सुरक्षित कम्युनिकेशन होता है, जिसे इंटरसेप्ट करना मुश्किल है। मोसाद ने स्टारलिंक को सिग्नल इंटेलिजेंस की तरह इस्तेमाल किया है और ईरान के मुताबिक ट्रंप के इशारे पर मस्क ने स्टारलिंक की सर्विस एक्टिवेट की है। इस ऑपरेशन के बाद माना जा रहा है कि ईरान इजराइल पर बड़े हमले शुरू कर सकता है।
ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा है कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्चर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को वॉर रेडी कर दिया है। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने चेतावनी जारी कर दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ने कहा है कि IRGC के कमांडरों की हत्या का बड़ा प्रतिशोध लिया जाएगा। ईरान भी इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जान के लिए खतरा बन सकता है। ईरानी सेना प्रमुख ने कहा है कि इजरायल के साथ जंग छिड़ी तो पहले से ज्यादा बड़े हमले किए जाएंगे। ईरान का जवाब विनाशकारी होगा। सीज फायर का उल्लंघन करने के बाद इजरायल भी बड़ी जंग की तैयारी में जुट गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 7 जुलाई को अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरे में इजरायल पर हमलों की रणनीति तय की जाएगी। इस रणनीति के संकेत अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीरिया के लिए नरमी दिखाकर दे दिए हैं। तो इजरायल सीरियाई एयर स्पेस का रणनीतिक इस्तेमाल करके ईरान पर हमले कर सकता है, क्योंकि 30 जून को ही सीरिया की अल शारा सरकार ने इजरायल से शांति समझौते की बात कही है। इस समझौते के मुताबिक दिसंबर तक इजरायली सेना सीरिया से हट जाएगी। अल शारा सरकार गोलन हाइट्स पर भी सीरिया का दावा छोड़ने के लिए तैयार है। इस शांति समझौते से पहले ही अमेरिका ने सीरिया पर लगे प्रतिबंध हटा दिए, हटाए नहीं है, घटाए। 7 जुलाई नेतन्याहू की अमेरिका यात्रा के दौरान भी सीरिया से कई प्रतिबंध हटेंगे। इस नरमी के बदले सीरिया इजरायल को अपना एयर स्पेस देगा, जहां हमलों के दौरान मिड एयर रिफ्यूलिंग की जाएगी। इस तरह सीरिया ईरान पर हमले करने में इजरायल का सहयोगी बनेगा। इजरायल ने ईरान पर बड़े हमलों की तैयारी कर ली है। अमेरिका ने कई कार्गो विमान भरकर इजरायल को हथियार भेजे हैं। इसके साथ ही इजरायल अमेरिका के बीच हथियारों की बड़ी डील हुई है। अमेरिका ने इजरायल के लिए 4,360 करोड़ रुपए के हथियार सौदे को मंजूरी दे दी है। इस सौदे में जडैम बमों के लिए 3,845 बंकर बस्टर किट दी जाएंगी। इसके अलावा MK-82 बम के लिए 3,280 जडैम किट दी जाएंगी। साधारण बम को गाइडेड बम बनाने के लिए 7,000 गाइडेंस किट मिलेंगी। 2,000 किलो और 500 किलो के बम गाइडेड बनाए जाएंगे। यानी इजरायल गाइडेड बम और बंकर बस्टर बमों की बड़ी खेप तैयार कर रहा है। इजरायल का इरादा साफ है कि नेतन्याहू का अमेरिका दौरा खत्म होते ही या उससे पहले ही ईरान पर ऑपरेशन राइजिंग लायन का दूसरा चरण शुरू किया जा सकता है और ये जंग महासंग्राम में तब्दील होनी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और जरा अब रूस की बात बताते हैं आपको। रूस और यूक्रेन युद्ध की। डोनेट्स्क में रूस की ड्रोन स्ट्राइक, यूक्रेन की मिलिट्री पोस्ट तबाह कर दी। 50 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया। तो अमेरिका ने ईरान पर बंकर बस्टर बॉम्ब से हमला किया था। इस मिशन को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नाम दिया गया था। अब एक रिपोर्ट में दावा है कि इसी मिशन के दौरान अमेरिका का एक बॉम्बर लापता हो गया था। सवाल है कि ईरान पर बॉम्ब बरसाने निकला बॉम्बर कहां गायब हो गया? क्या ईरान एयर डिफेंस से एक बॉम्बर को गिराने में कामयाब हो गया और अब इसीलिए बार बार अमेरिका को चुनौती दे रहा है और परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का ऐलान कर रहा है? इस बीच एक एयरपोर्ट पर अमेरिकी बॉम्बर नजर आया है, इसलिए यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका का विमान सुरक्षित है। क्या है पूरी मिस्ट्री, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका का एक सीक्रेट मिशन क्या बहुत बड़े नुकसान की वजह बना? अमेरिका का ताकतवर विमान क्या ईरान की सीमा से लौट नहीं सका?
आसमान से बंकर बस्टर बरसाने वाला B-2 बॉम्बर क्या किसी मिसाइल का शिकार बन गया? अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की नाकामी की पहली कहानी ईरान का यूरेनियम सुरक्षित होने के दावे के साथ शुरू हुई थी। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसी ऑपरेशन के लिए टेक ऑफ करने वाला B-2 बॉम्बर बेस पर वापस नहीं लौटा। रिपोर्ट में अमेरिका के एक बॉम्बर के गायब होने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर हमले के लिए 2 ग्रुप बनाए गए थे। एक ग्रुप का काम ईरान को चकमा देना था, दूसरे का काम ईरान पर हमला करना था। अब दावा किया जा रहा है कि इसी 2 ग्रुप में से एक बॉम्बर वापस नहीं लौटा। स्टेल्थ तकनीक वाले B-2 बॉम्बर को रडार से ट्रैक करना बेहद मुश्किल है, इसलिए ऐसे विमान एयर डिफेंस से गिराए नहीं जा सकते। फिर सवाल है कि बॉम्बर कहां गया? एक्सपर्ट्स के मुताबिक B-2 बॉम्बर का रेडियो स्विच ऑफ हो सकता है, इसलिए B-2 बॉम्बर की लोकेशन नहीं ली जा सकती। एक्सपर्ट्स को अंदेशा है कि अमेरिका एक बॉम्बर को किसी सीक्रेट जगह पर तैनात कर सकता है। इस मीडिया रिपोर्ट को लेकर अमेरिका की तरफ से किसी तरह की सफाई नहीं दी गई है, लेकिन इसी B-2 बॉम्बर से जुड़ी एक तस्वीर और खबर आई है। यह वीडियो एक पूर्व पायलट डेविड मार्टिन ने पोस्ट की है, जहां B-2 बॉम्बर टैक्सी वे पर बंधा हुआ नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट में दावा है कि अमेरिकी बॉम्बर ने इमरजेंसी लैंडिंग की थी। विमान की खराबी या मौसम की वजह से लैंडिंग हुई। होनोलुलु में तब से अमेरिकी बॉम्बर मौजूद है। अब सवाल है कि क्या यह वही बॉम्बर है जिसके लापता होने की बात कही गई है? अमेरिका के B-2 बॉम्बर को ट्रैक करना बेहद मुश्किल है और इसका हर ऑपरेशन बेहद सीक्रेट रहता है। तो 21 जून को अमेरिका के व्हाइटमैन बेस से ईरान पर हमले की प्लानिंग थी। यहां से B-2 बॉम्बर्स के ग्रुप ने उड़ान भरी थी। इनका डायरेक्शन गुआम बेस की तरफ था। प्रशांत महासागर के ऊपर से होते हुए ये बॉम्बर गुआम की तरफ बढ़ गए। असल में ये ग्रुप ईरान को चकमा देने के लिए उड़ा था ताकि ईरान को कोई खतरा महसूस ना हो। इसके बाद उसी व्हाइटमैन एयरबेस से एक और ग्रुप रवाना हुआ। इसमें कुल 7 B-2 बॉम्बर थे। सभी का ट्रैकिंग डिवाइस ऑफ था, यानी इन्हें सीक्रेट तरीके से भेजा गया था। इसी ग्रुप ने ईरान जाकर बमबारी की थी और फिर वापस लौट गया था। B-2 बॉम्बर अमेरिका के घातक और ताकतवर विमानों में से एक है, इसलिए बॉम्बर से जुड़ी हर खबर अमेरिका के लिए साख का सवाल है। ईरान अगर बॉम्बर गिराने में कामयाब हुआ है तो यह बहुत बड़ी सफलता है और अमेरिका के लिए बहुत बड़ी नाकामी। एक रिपोर्ट में दावा है कि B-2 बॉम्बर गिराने की वजह से ही ईरान का हौसला बढ़ा हुआ है। B-2 बॉम्बर गिराने की वजह से ही ईरान यूएस को चुनौती दे रहा है। B-2 बॉम्बर गिराने की वजह से ही ईरान पलटवार की धमकी दे रहा है। हालांकि इसकी उम्मीद कम है क्योंकि तारीखों से बॉम्बर के सही सलामत होने का संकेत मिल रहा है। 21 जून को अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था और 24 जून को होनोलुलु में बॉम्बर को देखा गया। माना जा रहा है कि मरम्मत के इंतजार में बॉम्बर को रखा गया है। B-2 बॉम्बर से बंकर बस्टर बम गिराया गया था। टारगेट पर फोर्दो और नतांस जैसे ठिकाने थे। मिस्र के एक एक्सपर्ट ने इसे गैर जिम्मेदाराना हमला करार दिया है। एक्सपर्ट के मुताबिक ईरान ने एक बड़ी तबाही को रोकने का काम किया। यूरेनियम शिफ्ट ना होता तो बड़ी तबाही की वजह बनता। एक्सपर्ट के मुताबिक ईरान से नई परमाणु आपदा शुरू हो सकती थी। एक्सपर्ट का दावा है कि ईरान के यूरेनियम में विस्फोट से चेर्नोबिल और फुकुशिमा जैसी तबाही आ सकती थी।
लेकिन अभी तक ईरान या आसपास रेडिएशन लेवल नहीं देखा गया। दावा है कि भले ही ईरान ने परमाणु बम नहीं बनाया है, लेकिन ईरान पर हमला अब परमाणु तबाही की वजह बन सकता है, क्योंकि ईरान में संवर्धित यूरेनियम का भंडार है। लेकिन दूसरी तरफ एक रिपोर्ट से दावा है कि अमेरिका फिर ईरान पर हमले की तैयारी में है। यह तैयारी ईरान से बहुत दूर एक बेस पर चल रही है। अमेरिका की यह तैयारी डिएगो गार्सिया बेस पर चल रही है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि यहां 4 B-52 बॉम्बर की तैनाती है। इसके साथ ही 6 F-15 फाइटर जेट भी यहां मौजूद हैं। इसके अलावा यहां 6 KC-135 ईंधन विमान तैनात किए गए। ये पूरी तैयारी लंबी दूरी पर जाकर हमला करने की है। डिएगो गार्सिया और ईरान के बीच की दूरी करीब 3,500 किलोमीटर है। इसलिए अमेरिका ने डिएगो गार्सिया से लॉन्ग रेंज ऑपरेशन की तैयारी की है। 3,500 किलोमीटर दूर होने की वजह से ईरान की मिसाइलें यहां तक नहीं पहुंच सकती हैं, जबकि अमेरिका B-52 से ईरान के एटमी ठिकाने को टारगेट कर सकता है। अमेरिका हो या इजराइल, भले ही ईरान पर कई टन बारूद बरसा चुका हो, लेकिन ईरान अपने मिशन को रोकने वाला नहीं है। ईरानी विदेश मंत्री के मुताबिक परमाणु कार्यक्रम अब ईरान के राष्ट्रीय गौरव का सवाल है। बमबारी से संवर्धन की तकनीक और विज्ञान को कोई नष्ट नहीं कर सकता। बमबारी से कोई भी ईरान के इरादे को नहीं बदल सकता। ईरान ने दावा किया है कि हमलों में बिजली और ऊर्जा से जुड़े अहम ठिकाने और बुनियादी ढांचे को नुकसान नहीं हुआ है। बिजली और पानी के प्रोडक्शन, सप्लाई और वितरण का पूरा सिस्टम काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और रूस पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, मिसाइल फैक्ट्री को किया खाक। 1,300 किलोमीटर दूर से दागे ड्रोन। तो खामनेई ने ऐलान कर दिया है कि अब आर पार की जंग लड़ी जाएगी, लेकिन खामनेई इस युद्ध के लिए नए सिरे से प्लानिंग कर रहे हैं। खामनेई की तैयारी है कि वो इस जंग को जिहाद में बदल दें, जिससे सारे मुस्लिम मुल्क साथ आ जाएं। यानी धर्म युद्ध में बदलकर खामनेई खुद को अरब का खलीफा बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, जबकि ट्रंप और बेंजामिन खामनेई का खात्मा करके इस मंसूबे को कुचल देना चाहते हैं। आगे की रणनीति के लिए अगले हफ्ते नेतन्याहू ट्रंप से मिलने अमेरिका जा रहे हैं। अब खामनेई ने जिहादी तलवार निकाल ली है। अब जंग आर पार की होगी। या तो यहूदी देश इजराइल रहेगा या फिर ईरान का अस्तित्व मिट जाएगा। खामनेई ने ऐलान कर दिया है कि विध्वंस होकर रहेगा, यानी खामनेई और खतरनाक हो गए हैं। अब समझिए खामनेई से किसको खतरा है। खामनेई का पहला टारगेट बेंजामिन नेतन्याहू है। क्यों, यह भी समझिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमला करके खामनेई का गुस्सा बढ़ा दिया, जबकि इससे पहले वो गाजा में हमले करके भूल कर चुके हैं। खामनेई के दूसरे टारगेट पर डोनाल्ड ट्रंप हैं, क्योंकि ट्रंप ने ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला कराया। दूसरी तरफ हमास और दूसरे प्रॉक्सी गुटों पर इजराइल के हमले को समर्थन दिया। इसके अलावा तीसरे टारगेट पर अरब के वो देश हैं जो अमेरिका के मित्र देश हैं, जिसमें सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन का नाम सबसे ऊपर है।
खामनेई के बढ़ते खतरे को बेंजामिन और ट्रम्प समझ रहे हैं, क्योंकि अरब में अमेरिका के वर्चस्व को खामनेई सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं। अब चैलेंज है कैसे खामनेई के बढ़ते कद को रोका जाए, क्योंकि ईरान के इजराइल पर विध्वंसक पलटवार से खामनेई का रुतबा पहले से बढ़ गया है। अब खामनेई और खूंखार हो चुके हैं। वो बंकर से ही फरमान जारी कर रहे हैं, जबकि खामनेई के इशारे पर ईरान फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने जा रहा है। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा खतरा है अयातुल्लाह खामनेई इस जंग को जिहाद युद्ध में बदलना चाहते हैं। खामनेई ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने इजराइल और अमेरिका को जवाब देकर बता दिया है कि ईरान ही अरब का सबसे शक्तिशाली मुल्क है। इसलिए अरब में खलीफा बनने के लिए अयातुल्लाह खामनेई ही सबसे योग्य है। इसलिए ईरान ने जिहाद युद्ध छेड़ दिया है, जिससे अरब मुल्कों की गोलबंदी की जा सके और दुनिया भर के मुसलमानों के खलीफा खामनेई बन सके। यही वजह है कि खामनेई के ट्रंप और बेंजामिन के खिलाफ फतवा जारी करने के बाद अरब में फतवों की सुनामी आ गई, जो सब खामनेई का समर्थन कर रहे हैं। यानी अब अरब में अमेरिका का विरोध बढ़ सकता है। ऐसा हुआ तो इजराइल के संरक्षक अमेरिका का पतन तय है और इजराइल का नामो निशान मिट सकता है। तो खामनेई की फतवा ब्रिगेड हर जवाब के लिए तैयार है। ईरान के सुप्रीम लीडर सबसे पहले अयातुल्लाह अली खामनेई ने फतवा जारी किया था कि इजराइल का संपूर्ण खात्मा होगा। इसके बाद ईरान के सबसे बड़े मुफ्ती ग्रैंड अयातुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी ने फतवा जारी करके ट्रंप और नेतन्याहू को मुराबिह घोषित किया, यानी इस्लाम के दुश्मन। इसके बाद नौरी हामिदानी ने फतवा जारी किया, जो ईरानी शहर हमादान के मुफ्ती हैं। उन्होंने कहा कि अगर खामनेई पर हमला हुआ तो ऐसा करने वाले को सजाए मौत दी जाएगी। उसके बाद फतवों की बाढ़ आ गई। इराकी शहर रजफ के मुख्य मुफ्ती सैयद अली अकबरी हुसैनी ने फतवे में कहा खामनेई पर हमला इस्लाम पर हमला माना जाएगा। जिसके बाद इराक के इस्लामिक स्कॉलर अली सिस्तानी ने कहा दुनिया में इस्लामिक शासन कायम हो। इसके बाद ईरानी शहर कोम के मुफ्ती अली रेजा अराफी ने खामनेई के फतवे का समर्थन किया, जबकि कोम के मुख्य इमाम अयातुल्लाह तबासी ने शिराजी के फतवे का समर्थन किया। खामनेई के फतवा जारी करने के बाद उसके समर्थन में फतवे जारी किए जा रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है, क्या इन फतवों से अमेरिका और इजराइल को घबराहट है या फिर वो किसी बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं? प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ एक फतवा जारी हुआ है ईरान से, जो सलमान रश्दी के खिलाफ जारी हुआ था, और उस फतवे में उनकी डेथ का फरमान जारी किया गया है। इसको लेकर अमेरिका में कितना कंसर्न है? ईरान के फतवा के बारे में बेहतर हो कि आप ईरान का रुजू किए। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि न सिर्फ ईरान के साथ बल्कि पूरी दुनिया में शांति हो, और हम वही लक्ष्य के लिए कूटनीतिक काम जारी रखेंगे। अगर फतवा ट्रंप और बेंजामिन के खात्मे के लिए जारी किया गया है तो खतरा खामनेई को भी है, क्योंकि ये सवाल बार बार उठ रहा है कि खामनेई बंकर से बाहर क्यों नहीं आ रहे। आखिर वो क्यों छिपे हैं? क्या खामनेई को खतरा है कि बाहर आते ही उनकी हत्या कराई जा सकती है? वैसे भी इजराइल फिर से ऑपरेशन शुरू कर सकता है। इसके लिए बेंजामिन ट्रंप से जल्द मुलाकात करने वाले हैं, यानी अरब फिर से सुलगने वाला है। एक तरफ इजराइल फिर से हमले कर सकता है, दूसरी तरफ खामनेई का खात्मा कर सकता है। अगर खामनेई पर हमला हुआ तो अरब देश एकजुट हो सकते हैं। ये इजराइल के लिए विनाशक स्थिति होगी। इसलिए इजराइल खामनेई के करीबी से ही हत्या करा सकता है, जिससे इजराइल पर सीधा आरोप ना लगे, क्योंकि इजराइल के इरादे दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहे हैं। नए ब्लूप्रिंट से उनके इरादे साफ जाहिर हो रहे हैं। और अब अरब में खामनेई का एक्शन प्लान समझिए। खामनेई कई बार कह चुके हैं कि जब तक इजराइल का संपूर्ण खात्मा नहीं हो जाता यह युद्ध रुकेगा नहीं। इसके अलावा खामनेई की पूरी कोशिश है कि अमेरिका का अरब में वर्चस्व खत्म हो। खामनेई जंग को जिहाद में बदलने के ब्लूप्रिंट पर काम कर रहे हैं और इसके लिए मुस्लिम मुल्कों को एकजुट करके बड़ा ऐलान किया जा सकता है।
खामनेई की प्लानिंग है कि वो इजराइल का खात्मा करके मुसलमानों के खलीफा बन जाए। खामनेई अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं, इसलिए इजराइल और अमेरिका जल्द से जल्द खामनेई को रास्ते से हटाकर ईरान का परमाणु कार्यक्रम तबाह कर देना चाहते हैं। इसके लिए मोसाद एजेंट को काम पर लगाया है। कई एजेंट की गिरफ्तारी से खुलासा हुआ है, जबकि इजराइल इस काम के लिए खामनेई के किसी करीबी का इस्तेमाल करा सकता है। लेकिन इसकी आशंका बेहद कम है, क्योंकि खामनेई तक पहुंच सिर्फ गिने चुने लोगों की है, जो उनके परिवार के सदस्य और भरोसेमंद कमांडर हैं। इस बात की भी आशंका है, अगर कोई भी खामनेई के कत्ल की साजिश से जुड़ा हुआ मिला तो उसका बच पाना मुश्किल होगा। बावजूद इसके कई नाम सामने आ रहे हैं। IRGC का डिप्टी कमांडर अली फादवी, ईरान सरकार में रहे पूर्व रक्षा मंत्री अली शमखानी, IRGC की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी, IRGC इंटेलिजेंस विंग के चीफ हुसैन तैयब को लेकर शक गहरा रहा है, जबकि मारे गए फेरदून अब्बासी भी मोसाद को सहयोग करने के संदिग्ध हैं। साथ ही मोसाद कानी के जासूस होने से इनकार कर चुका है। अब सवाल उठ रहा है, मोसाद का सुपर जासूस कौन है? ईरानी मिलिट्री एजेंसी के रडार पर कई नाम हैं, जिनके बारे में इनपुट मोसाद के पकड़े जासूसों से मिला है। अब यह इजराइल का झांसा देने वाला प्लान है, जिससे खामनेई के करीबियों में फूट डाली जा सके, या फिर वो खामनेई तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ चुका है और कभी भी खात्मा कर सकता है। इस पर सस्पेंस बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने रूसी शहरों पर बड़ा मिसाइल अटैक किया है। ज़ेलेंस्की की मिसाइलों का प्रमुख टारगेट रूसी कब्जे वाला डोनेस्क और लुहांस था। यूक्रेन की सेना ने यहां ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो मिसाइलें दागी, जिससे इन शहरों में भीषण तबाही मची है। दरअसल हाल ही में पुतिन ने संपूर्ण लुहांस पर कब्जे का ऐलान किया था, जिसके बाद से ज़ेलेंस्की बौखलाए हुए और लुहांस के साथ ही कब्जे वाले डोनेस्क पर भी हमले कर रहे हैं। शहरों पर बरसती मिसाइल। ये ड्रोन व्लादिमीर पुतिन के नहीं, बल्कि ज़ेलेंस्की के हैं। और इनसे दहल रहे हैं रूस के शहर। बीते 24 घंटे में यूक्रेन ने रूस पर 2 चरण में हमले किए। पहले चरण में रात के वक्त हमले किए गए। इस दौरान यूक्रेन के प्रमुख टारगेट रूसी कब्जे वाले शहर थे। यहां यूक्रेन ने मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए, जबकि दूसरा चरण दिन में शुरू किया गया। इस दौरान यूक्रेन ने रूस के प्रमुख शहरों को ड्रोन से दहलाया, कई ऑयल डिपो और हथियार फैक्ट्रियों को तबाह कर दिया। रात के वक्त यूक्रेन ने 5 शहरों को टारगेट किया, जिसमें रूसी कब्जे वाले डोनेस्क और लुहांस्क शामिल हैं। इसके अलावा क्रीमिया, रोस्टोव और क्रास्नोदर पर भी हमले किए गए। यूक्रेनी हमलों की शुरुआत डोनेस्क से हुई। यह उस वक्त का वीडियो है जब डोनेस्क पर एक के बाद एक 6 मिसाइलें गिरी, जिससे एक बड़ा इलाका दहल उठा। यूक्रेनी मिसाइलों का बड़ा टारगेट सोकोल मार्केट था। दावा है कि यहां यूक्रेन की 2 मिसाइलें गिरी, जिससे यहां मौजूद कई स्टोर तबाह हो गए और आग लग गई। सोकोल मार्केट के अलावा यूक्रेन ने डोनेस्क में मौजूद रूसी सेना के हेडक्वार्टर पर भी हमला किया। यह रशियन आर्मी की 8वीं गार्ड्स यूनिट का मुख्यालय था, जिसे तबाह कर दिया गया। डोनेस्क के बाद यूक्रेन का दूसरा बड़ा टारगेट लुहांस्क था, जहां ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए। यूक्रेन के भीषण हमलों में लुहांस्क में मौजूद रूस का ऑयल डिपो तबाह हो गया, जिसके बाद यहां जबरदस्त आग लग गई।
शहरों में कई धमाके देखे गए, कई रिहायशी इमारतें भी धू धू कर जलने लगी। दरअसल कल रूस ने लुहांस्क पर संपूर्ण कब्जे का ऐलान किया था। दावा है कि यूक्रेनी कब्जे वाले आखिरी 100 स्क्वायर किलोमीटर पर भी अब रूसी झंडा लहरा रहा है। यहां रूसी सेना ने अपनी चौकियां स्थापित कर ली हैं। इसके अलावा पुतिन ने कल एक बड़ी बैठक की है, जिसमें लुहांस्क और डोनेस्क में विकास कार्यों का रोड मैप खींचा गया। रूस यहां 41 सरकारी एजेंसी के ऑफिस और 26 कंपनियां लगाने वाला है। इसके अलावा करीब 300 अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया है। यही वजह है कि बौखलाए ज़ेलेंस्की ने डीपीआर पर हमला शुरू कर दिया। सबसे पहले डोनेस्क पर हमले किए गए और फिर लुहांस्क को दहलाया गया। यूक्रेनी हमलों में रूसी कब्जे वाले शहरों में जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन ने डोनेस्क में सोकोल मार्केट पर मिसाइलें दागी, डोनेस्क रेलवे स्टेशन को दहला दिया, एक मेटल फैक्ट्री को तबाह कर दिया, रूसी सेना की 8वीं गार्ड्स यूनिट का मुख्यालय नष्ट कर दिया। वहीं लुहांस्क में यूक्रेन ने ऑयल डिपो तबाह कर दिया है, जबकि 4 रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। जंग शुरू होने के बाद ऐसा पहली बार है जब यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले डोनेस्क और लुहांस्क में इतने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। लेकिन सवाल है कि यूक्रेन को डीपीआर में तबाही मचाने की शक्ति और क्षमता कहां से मिली। दरअसल इसके पीछे ब्रिटेन और जर्मनी का हाथ माना जा रहा है। रूसी कब्जे वाले डोनेस्क और लुहांस्क, उस पर यूक्रेन ने 2 अलग अलग टाइप की क्रूज मिसाइलों से हमला किया। ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल है, जबकि दूसरी जर्मनी की टॉरस क्रूज मिसाइल मानी जा रही है। माना जा रहा है कि जर्मनी ने टॉरस मिसाइलें चोरी छिपे यूक्रेन को भेजी है। दरअसल जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्च कई बार यूक्रेन को टॉरस मिसाइलें देने की वकालत कर चुके हैं। अब माना जा रहा है कि उन्होंने बैकडोर से मिसाइलें यूक्रेन तक पहुंचा दी हैं, जिनका इस्तेमाल कर यूक्रेन रूस को दहला रहा है। रात के वक्त मची तबाही से रूस संभला भी नहीं था कि यूक्रेन ने दिन में भी हमले शुरू कर दिए। लेकिन इस बार उसका टारगेट यूक्रेनी बॉर्डर से कई 100 किलोमीटर दूर था। यूक्रेन ने रूस बॉर्डर से करीब 500 किलोमीटर दूर सोरोतोव शहर पर हमला किया। यहां मौजूद ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले किए गए। इसके साथ ही 1300 किलोमीटर दूर इज़ेविस्क शहर को ड्रोन से दहलाया। हैरानी की बात है कि यूक्रेन का यह हमला भी 100% सफल रहा। ये इज़ेविस्क शहर में मौजूद रूसी सेना का हथियार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिस पर एक के बाद एक कई ड्रोन टकराए। ड्रोन हमले से प्लांट में आग लग गई। यह रूसी सेना का इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्लांट था, जो यूक्रेनी बॉर्डर से 1300 किलोमीटर दूर मौजूद है। यहां ड्रोन और मिसाइल के पार्ट्स बनाए जाते थे। दावा है कि हमले में पूरा प्लांट तबाह हो चुका है। यूक्रेनी हमले से व्लादिमीर पुतिन आग बबूला है और उन्होंने यूक्रेनी बॉर्डर से लगते बाकी शहरों पर भी हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने सूमी के पास 50,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात किए हैं, जो किसी भी वक्त शहर में दाखिल हो जाएंगे। इसके अलावा रूस वॉर ग्राउंड में भी यूक्रेन पर बड़े हमले कर रहा है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन की जंग और ज्यादा भड़कने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और रूस यूक्रेन की जंग में जल्दी कुछ ऐसा होने के आसार हैं जिसमें कई देशों पर कई देश बारूदी तबाही के जद में होंगे। और ये कोई अनुमान नहीं है, बल्कि ऐलान है जो खुद रूस ने किया है। और इस जंग विस्तार का कारण है ब्रिटेन और जर्मनी, जिनकी मदद से यूक्रेन ने रूस के खिलाफ अब तक मोर्चा संभाला हुआ है। यानी अब रूस के टारगेट पर नेटो देश हैं, लेकिन क्या रूस अकेला नेटो का सामना करेगा? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए।
ये प्रशांत महासागर है, जहां इस समय रूस ने चीन के साथ बड़े पैमाने पर मिसाइल अभ्यास शुरू किया है। आर्टिफिशियल टारगेट पर क्रूज मिसाइलों से सटीक हमले किए हैं, लेकिन इन हमलों के लिए टारगेट जहां बनाए गए थे वो अमेरिका के लिए सीधी धमकी है। ये टारगेट एरिया था जापान सागर, यानी प्रशांत क्षेत्र से चीन और रूस ने जापान सागर तक हमले कर अमेरिका को यह संदेश देने की कोशिश की है कि रूस और चीन के टारगेट अब एक हैं। एडमिरल विक्टर लीना के नेतृत्व में टारगेट पर बाल्कन, मॉस्केट और प्रोनिक्स क्रूज मिसाइलों से संयुक्त हमले किए गए, जिसके दो मतलब निकाले जा सकते हैं। पहला ये कि रूस चीन साथ मिलकर नेटो के खिलाफ जंग के लिए तैयार हैं, और दूसरा ये कि जो भी देश अमेरिका के साथ हैं वो रूस और चीन के संयुक्त टारगेट पर हैं। और जापान इस खतरे को बहुत जल्दी समझ गया। यानी जापान को रक्षा, सुरक्षा और शांति के लिए अमेरिका का साथ छोड़ना होगा, जो खुले रूप में ना सही लेकिन वैचारिक स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। लेकिन यूरोप के मोर्चे पर स्थिति ठीक इसके उलट है। रूस के साथ यूक्रेन को लेकर नेटो का टकराव बढ़ गया है। यूक्रेन को नेटो की सदस्यता देने की कोशिश तेज हो गई है और रूस के खिलाफ यूके और जर्मनी के कदम इस टकराव को बढ़ा रहे हैं, जिससे रूस की आक्रामकता इतनी बढ़ गई है कि अब क्रेमलिन से सीधे तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी जारी होने लगी है। रूसी विदेश मंत्रालय के दूत रोडियन मिरोशनिक ने यूके को चेतावनी देते हुए कहा, यूक्रेनी सेना के लिए सभी सैन्य प्रशिक्षण बंद किए जाएं। यूक्रेन को हो रही हथियारों की सप्लाई भी जल्द बंद की जाए, नहीं तो रूस के खिलाफ युद्ध में इसे संयुक्त कार्रवाई माना जाएगा। जिसका सीधा मतलब है कि रूस उन सभी देशों के खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में सहयोग दे रहे हैं। और अगर रूस ने एक्शन लिया तो फिर इस जंग को महायुद्ध में बदलने से कोई नहीं रोक पाएगा। जिसकी पुष्टि जेलेंस्की का एक बयान भी करता है। उनके मुताबिक जर्मनी आधिकारिक रूप से यूक्रेन को नेटो की सदस्यता का समर्थन करता है। हथियार की आपूर्ति और उत्पादन में भी जर्मनी संयुक्त रूप से शामिल है। हम जर्मनी के इस अटूट समर्थन और नेतृत्व के लिए धन्यवाद देते हैं। यानी रूस के खिलाफ युद्ध में अब यूक्रेन अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ नेटो के सदस्य देश शुरू से शामिल हैं। और वो रूस के हमले की आशंका को देखते हुए जंग की तैयारी में भी जुटे हैं। इस तैयारी के तहत पहले तो नॉर्डिक देशों ने महिला सैनिकों की तैनाती की और अब डेनमार्क ने भी महिला सैनिकों का प्रशिक्षण और तैनाती कार्यक्रम शुरू कर दिया है। ये तैयारी बताती है कि नेटो के देश सिर्फ रूस से आशंकित नहीं है, बल्कि वो आशंकित हैं विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हालात से, जिसमें चीन भी रूस का सहयोगी होगा। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या तब तक नेटो का अस्तित्व बचेगा? इस सवाल के उठने का कारण रूस के विदेश मंत्री हैं। जिनके मुताबिक नेटो के सैन्य खर्च में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और खर्च में हो रही इस बढ़ोतरी से नेटो के पतन का खतरा बढ़ गया है। अगर ये सच है तो फिर युद्ध नेटो बनाम रूस नहीं होगा, बल्कि रूस चीन संयुक्त रूप से अमेरिका और उसके समर्थक देशों के खिलाफ जंग में उतरेंगे, जो महायुद्ध का कारण बनेगा।
जिसके संकेत अमेरिकी सेना ने जारी भी कर दिए हैं। पेंटागन की रिपोर्ट है कि चीन की रॉकेट फोर्स यूएस के लिए खतरा बढ़ा रही है, जिसका सीधा मतलब है कि विश्व युद्ध की बिसात यूरेशिया में सज चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और अमेरिका दावा कर रहा है कि अगले हफ्ते से गाजा में धमाके रुक जाएंगे और इजराइल सीज फायर के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन इस बीच इजराइल लगातार हमले कर रहा है। गाजा में अब आम लोगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। एक ही दिन में गाजा में 74 लोगों की मौत हो गई है। इजराइल का हवाई हमला अब कैफे और राहत का सामान लेने वाले सेंटर्स पर भी हो रहा है। गाजा में ऐसी जगह धमाका हुआ जहां हर वक्त भीड़ लगी रहती थी। इजराइल का बम ऐसे ठिकाने पर गिरा जो हर तरफ से खुला है और वहां अब तक कभी हमला नहीं हुआ था। ये गाजा का अल बाका कैफे है। लोग यहाँ बेफिक्र होकर बैठे थे, तभी यहाँ बमबारी शुरू हो गई। अल बाका गाजा में समंदर किनारे का एक कैफे था। इजराइल के ऑपरेशन के बीच ये एक ऐसी जगह थी जहां बिजली की सप्लाई थी। ये जगह इंटरनेट एक्सेस और फोन चार्ज करने वालों की खास जगह बनी हुई थी, इसलिए यहाँ हर वक्त भीड़ रहती थी। कैफे पर हमले में 34 लोगों की मौत हुई है। गाजा में सोमवार को 74 लोगों की मौत हुई। राहत केंद्र पर भी हमला किया गया, जहां 20 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा दक्षिणी गाजा में खाना लेने के लिए राहत केंद्र पर गए लोगों पर गोलीबारी में 11 की मौत हो गई। लोग गाजा ह्यूमैनिटेरियन फंड से जुड़ी सहायता साइट से लौटते समय मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक भीड़ पर टैंक से हमला किया गया और टैंक सवार सैनिकों ने सीधे भीड़ पर गोलियां चलाई। युद्ध विराम की कोशिश के बीच इजरायली सेना ने गाजा सिटी के पूर्वी इलाके में टैंक भेज दिए हैं और वहां पर गोलाबारी की जा रही है। इस गोलाबारी में शिविरों में रह रहे कई शरणार्थी भी निशाना बने हैं। इस बीच विमानों से 4 स्कूल भवनों पर भी बमबारी की गई है, जिनमें बेघर लोग शरण लिए हुए हैं। इजरायली सेना ने इन हमलों का कोई कारण नहीं बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इजरायल और हमास के सामने साफ कर दिया है कि युद्ध विराम समझौता करो और बंधकों को रिहा करा। हमास और इजरायल दोनों तरफ से वार्ता को अहमियत देने के संकेत मिले हैं, इसलिए उम्मीद है कि गाजा में सीज फायर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और रूस उत्तर कोरिया के बीच हुई सैन्य संधि ने किम जोंग को ऐसा विश्वास दिया था जो अमेरिका विरोधी गुट में उनके देश की सुरक्षा की गारंटी बन रहा था। लेकिन अब यही संधि किम जोंग की आंखों में आंसू का कारण बन गई है। ऐसा क्यों, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। प्योंगयांग में शोक, भावुक हुए किम जोंग। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस का अगर कोई सबसे बड़ा सहयोगी बना तो वो है उत्तर कोरिया। पुतिन के सहयोगी के रूप में नॉर्थ कोरिया के राष्ट्राध्यक्ष ने न सिर्फ हथियार सप्लाई किए बल्कि सैनिकों को भी रूस के पक्ष में जंग लड़ने के लिए भेजा था। लेकिन कुर्स्क में यूक्रेन की प्रभावी रणनीति ने रूस और उत्तर कोरिया को सैनिकों का बड़ा नुकसान उठाने पर मजबूर कर दिया।
युद्ध काल में यह नुकसान रूस के लिए भले ही बड़ा ना हो, लेकिन उत्तर कोरिया के लिए बड़ा नुकसान है। इसलिए जैसे ही मृत सैनिकों के शव उत्तर कोरिया पहुंचे, खुद राष्ट्राध्यक्ष किम जोंग उन्हें लेने पहुंचे। उनके ताबूतों पर खुद उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज रखा। रूस के साथ संधि के तहत उत्तर कोरिया ने 12,000 सैनिक रूस भेजे थे। इनमें से ज्यादातर सैनिक युद्ध के दौरान मारे गए, जिन्हें उत्तर कोरिया ने शहीद का दर्जा दिया है। और चीन वैसे तो अपने विस्तारवादी मंसूबे और कॉपी पेस्ट हथियारों को लेकर चर्चा में रहता है, लेकिन इस बार चीन ने कुछ ऐसा किया है जिसे चिकित्सा के क्षेत्र में क्रांति माना जा रहा है। दावा है कि चीनी डॉक्टरों ने 5,000 किलोमीटर दूर बैठकर एक रिमोट सर्जरी की है, वो भी सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए। चीन ने मेडिकल इतिहास में कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसने रिमोट सर्जरी की सभी सीमाओं को खत्म कर दिया है। इतिहास में पहली बार चीनी डॉक्टरों ने सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए कई किलोमीटर दूर मौजूद मरीजों की रोबोटिक सर्जरी की। इस रोबोटिक सर्जरी को लासा के अस्पताल में किया गया। डॉक्टरों की टीम ने बीजिंग में मौजूद 2 मरीजों की सर्जरी की। इस टीम का नेतृत्व प्रोफेसर रोंग लियू ने किया। एक 68 साल के लिवर कैंसर के मरीज का ऑपरेशन किया गया, जबकि 56 साल के दूसरे मरीज के लिवर ट्यूमर को निकाला गया। इस सर्जरी में करीब 2 घंटे का वक्त लगा। 24 घंटे के अंदर दोनों मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन के डॉक्टरों ने कई किलोमीटर दूर बैठकर रिमोट सर्जरी की है। इससे पहले भी चीन के डॉक्टर ऐसा कर चुके हैं, लेकिन अब तक इसके लिए 5G नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी अपनी सीमाएं थी। रिमोट सर्जरी सिर्फ वहां हो सकती थी जहां 5G नेटवर्क मौजूद है, जिसकी वजह से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में इसे नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब चीन ने सैटेलाइट तकनीक के जरिए इन सभी सीमाओं को खत्म कर दिया है। चीन से सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सर्जरी को एपस्टार 6D सैटेलाइट के जरिए किया गया। पहले सैटेलाइट के जरिए लासा अस्पताल को शियान सैटेलाइट मेन स्टेशन को जोड़ा गया। इसके बाद यहां से क्लाउड सर्वर के जरिए बीजिंग अस्पताल तक सिग्नल भेजे गए। ये दूरी करीब 5,000 किलोमीटर बैठती है। चीन के इस हैरतअंगेज कारनामे को मेडिकल इतिहास में नई क्रांति माना गया है। इससे दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में भी रिमोट सर्जरी को अंजाम दिया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।